सुंदर घने जंगल में एक सुंदर राजकुमारी का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था। राजकुमारी अपनी नजरें भी इधर उधर दौड़ा रही थी। कुछ देर बाद वो अपना घोड़ा रोककर उससे उतर गई और चारों तरफ देखने लगी। ये क्या? मैंने उसे इसी ओर जाते हुए देखा था। लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे तो ये जंगल जैसा ही नजर आ रहा है। इतना कहकर राजकुमारी इधर उधर देखने लगी। फिर वो अपनी प्यास से व्याकुल होने लगी। मेरा तो प्यास से गला सूख रहा है। काश कोई तालाब या कुआं मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझा सकूं और फिर वापस भी जा सकूं। शाम हो गई है, कुछ देर बाद रात भी होने वाली है। तभी राजकुमारी की नजर दूर एक कुएं पर पड़ी। वो मुस्कुरा उठी और धीरे धीरे कदमों से उस कुएं की ओर बढ़ने लगी। चलो अच्छा है, मुझे यहीं पर कुआं मिल गया, वहां पानी भी होगा। राजकुमारी धीरे धीरे कदमों से उस कुएं के पास पहुंची। जैसे ही वो कुएं के नीचे झांकती है तो वो हैरान रह जाती है। कुएं के अंदर एक बड़ी ही विचित्र धातु सुनहरी किरणों से जगमगा रही थी। आखिर ये क्या है? तभी राजकुमारी की नजर कुएं के अंदर बनी हुई सीढ़ियों पर पड़ी। लगता है कुएं के अंदर पानी नहीं है, लेकिन जो धातु चमक रही है वो जरूर अनमोल होगी। राजकुमारी की जिज्ञासा बढ़ गई और वो सीढ़ियों से होते हुए कुएं के नीचे चली गई। जैसे ही उसने उस धातु को छुआ, अगले ही पल एक भारी स्त्री स्वर उसके कानों में गूंज उठा। ये तुमने क्या किया? तुम्हें उस चमत्कारी धातु को नहीं छूना चाहिए था। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये सुनकर राजकुमारी चौंक गई और डर गई। कौन हो तुम? मैं इस कुएं की रक्षक हूँ, इस धातु की रक्षक। तुम्हारा मन साफ नहीं है, तुमने इसे लालच की नीयत से छुआ है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये सुनकर राजकुमारी और भी घबरा गई। देखो, मुझे नहीं पता था ये क्या है और अब भी नहीं जानती। बस ये विचित्र धातु सुनहरी किरणों से चमक रही थी, इसलिए मैं उत्सुकता में नीचे आ गई। लेकिन मैं मन से बुरी नहीं हूँ। जो भी हो, लेकिन तुम्हें सजा मिलेगी और तुम श्रापित हो जाओगी। इतना कहकर वो आवाज शांत हो गई। अगले ही पल राजकुमारी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गई। आखिर वो राजकुमारी कौन थी और किसे तलाश रही थी? आखिर उस विचित्र धातु का रहस्य क्या था और राजकुमारी गायब होकर कहाँ चली गई? इन सभी घटनाओं को जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। इस घटना के कुछ दिनों बाद शंकरपुर गांव में वीरू नाम का एक लोहार अपनी बहन राधा के साथ रहता था। वीरू बहुत गरीब लोहार था। वो एक टूटी फूटी दुकान पर बड़ी मेहनत से लोहे को पीट रहा था। तभी वहाँ पर दुकान का मालिक मनोज आ गया। मनोज को देखकर वीरू लोहे को पीटना बंद कर देता है। अरे चाचा, मनोज चाचा, कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए ना। कुछ दिनों से क्या है कि ग्राहक बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं और किसी वजह से सारी दुकानदारी बंद पड़ी हुई है। मैं अभी इसका किराया नहीं दे सकता, समझिए ना। मनोज चाचा मुस्कुराए। अरे वीरू बेटा, मैं तुमसे किराया मांगने के लिए नहीं आया। मैं तो तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए आया हूँ। अच्छा सुनो, वो बात मैं तुम्हें घर पर आकर बताऊंगा। शाम को मैं घर आऊंगा, इसीलिए थोड़ा आराम से पहुंच जाना समय से, है ना? चलो, शाम को मिलता हूँ। हाँ ठीक है चाचा। इतना कहकर मनोज चाचा वहाँ से चले गए और वीरू दोबारा अपने काम में लग गया। घर पर राधा चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। वीरू घर लौटकर बैठा ही था। भैया, आज बहुत ही थके हुए लग रहे हैं आप। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। वीरू तुरंत हाथ मुंह धोकर चूल्हे के पास बैठ गया और खाना खाने लगा। खाना खाते समय वीरू अपनी बहन राधा की ओर देखकर बोला। राधा,
आज दोपहर में दुकान पर मनोहर चाचा आए थे। मुझे लगा वो दुकान का किराया मांगने आए हैं। मैं तो डर ही गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मुझसे बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। ये सुनकर राधा चौंक गई। आखिर उन्हें आपसे कौन सी जरूरी बात करनी है? अब पता नहीं, जब बताएंगे तभी तो पता चलेगा। जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे कि घर पे आके बताएंगे। ठीक, आने दो, देखते हैं। तभी वहां पर मनोहर चाचा आ गए और मुस्कुराते हुए वीरू के पास बैठ गए। देखो वीरू बेटा, मैं जानता हूं कि तुम यही सोच रहे होगे कि आखिर मुझे तुमसे कौन सा जरूरी काम पड़ गया। देखो वीरू, कुछ समय पहले मैं भीमकपुर गांव गया हुआ था। भीमकपुर गांव में सुखदेव नाम का एक व्यक्ति है, वो मेरा खास मित्र है। उसका एक पुत्र है रतन, जो कि बढ़िया जवान हट्टा कट्टा है। उसके पास 2 बीघा जमीन है, घर है और अच्छे माता पिता है, जान परिचित वाले लोग हैं। सुखदेव को एक सुंदर और सुशील लड़की की तलाश है अपने पुत्र के विवाह के लिए। तो मैंने तुम्हारी बहन के बारे में बताया, तो वो अपने पुत्र का तुम्हारी बहन से रिश्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैंने कहा कि तुमसे एक बार। ये सुनकर वीरू खुश हो गया। चाचा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बहन का विवाह किसी अच्छे परिवार में हो जाए, इससे बड़ी खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या तुम अपनी बहन के दान दहेज के लिए कुछ धन वन एकत्र किया है तुमने कि? ये सुनकर वीरू उदास हो गया। चाचा, क्यों मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं? मैं तो आपका किराया नहीं दे पाता, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पाता हूँ, तो दान दहेज तो। अब देखो वीरू, मैं सीधे सीधे साफ साफ मुंह बात करना पसंद करता हूँ। मैंने सुखदेव को वैसे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि तुम बहुत ही गरीब हो। सुखदेव को दान दहेज नहीं चाहिए, लेकिन बेटा क्या है ना, जब सुखदेव बारात लेकर तुम्हारे घर आएगा तो बारातियों के स्वागत के लिए भी तो धन होना चाहिए ना। इसीलिए थोड़ा धन एकत्र कर लो ताकि बारातियों का धूमधाम से स्वागत हो सके। इतना कहकर मनोहर चाचा वहां से चले गए। उसके जाने के बाद राधा उदास हो गई। वीरू ने अपनी बहन का उदास चेहरा देखा और उसे समझाने लगा। अरे 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 अरे, ए राधा, ये तू उदास काहे होती है? हैं? मेरी बहन, तू चिंता मत कर, मैं कहीं से भी धन का इंतजाम करूंगा, लेकिन तेरा विवाह धूमधाम से करूंगा। हाँ, देखना तू। अगले दिन वीरू अपनी दुकान पर ना जाकर सीधे गांव के जमींदार की हवेली चला गया। जमींदार बड़ा ही निर्दयी स्वभाव का था। वीरू हाथ जोड़कर जमींदार के सामने खड़ा हो गया। नमस्कार जमींदार साहब। जमींदार जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बताओ बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बोलो। अब जमींदार जी, आप तो जानते ही हैं, हमारे ऊपर जवान बहन की जिम्मेदारी है। अब हम भी चाहते हैं कि उसके हाथ पीले करके एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। मुझे कुछ कर्ज की आवश्यकता है। जमींदार ये सुनकर हंसने लगा और वीरू का मजाक उड़ाने लगा। कर्ज, वो भी तुम्हें? ये बताओ, आखिर तुम गिरवी क्या रखोगे? किसके बिना पर तुम मुझसे कर्ज मांगने के लिए मुंह उठाकर आ गए? देख बीरू, तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है ये बता, तो आगे बात होगी। वीरू जमींदार की ओर देखने लगा। अब जमींदार जी, अब आप तो जानते ही हो, एक टूटी फूटी सी दुकान पर मैं लोहारगिरी का काम करता हूँ, वो भी किराए की है, मेरी तो है नहीं। हाँ, लेकिन मेरा घर जरूर है। मैं अपने घर की जमीन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ, तो उससे। जमींदार फिर से हंसने लगा। अरे तुम उस झोपड़ी को घर कहते हो? बारिश में पानी अंदर आए हैं, उसको तुम घर कहते हो? अबे कभी तेज तूफान आ गया ना, तो तेरे ऊपर से छत निकल जाएगी और तू बैठा रह जाएगा।
मैं उस झोपड़ी को मुफ्त में भी ना खरीदूं तो मैं तुम्हें झोपड़ी के बदले कर्ज कैसे दूंगा? बात करता है। अरे देख क्या रहा है, चल दफा हो जा यहां से। तुम्हें झोपड़ी के बदले कर्ज नहीं मिल सकता। अगर तुम्हारे पास सोने या हीरे के आभूषण हो, कोई अच्छी खासी जमीन जायदाद हो तो मुझसे बात करने आना। समय बर्बाद कर दिया मेरा, चल निकल यहां से। इतना कहकर जमींदार ने अपना मुंह फेर लिया। वीरू की आंखों में निराशा के बादल छा गए और वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करता हुआ तेज कदमों से हवेली से वापस लौट आया। शाम को जब वीरू घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वीरू ने सारी घटना अपनी बहन को बता दी। ये सुनकर राधा क्रोधित हो गई। आप उस जमींदार से कर्ज मांगने ही क्यों गए? हाँ, मजबूरी इंसान से सब करवा देती है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सुनकर राधा रोने लगी। भैया, आप मेरे लिए इतनी चिंता मत कीजिए। अगर मेरे भाग्य में किसी अच्छी जगह विवाह होना लिखा होगा तो हो जाएगा। मैं चिंता नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैंने सोच लिया है कि अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, बल्कि मैं राज्य में जाऊंगा और वहां पर लोहारगिरी का काम करूंगा। मैंने सुना है राज्य में बहुत काम होता है और वहां पर लोहार बहुत सारा धन भी कमाते हैं। अब मैं यहाँ तब लौटूंगा जब मैं बहुत सारा धन एकत्र कर लूंगा। ये सुनकर राधा चौंक गई। लेकिन भैया, फिर मैं यहाँ अकेली रहूंगी। वीरू की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन, कुछ दिन की तो बात है। मैं राज्य में जाकर बहुत मेहनत करूंगा और कुछ समय बाद जब मैं धन कमा कर लौटूंगा ना, फिर हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। देखना तुम, देखना। राधा गहरी सोच में डूब गई। ठीक है भैया, आप जाइए और मेरी चिंता मत कीजिए। रहा सवाल मेरा, तो मैं किसी के भी घर पर जूठे बर्तन मांजकर अपना गुजारा कर लूंगी। ये सुनकर वीरू की आंखों में आंसू आ गए। अरे 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 अरे, ऐसे रो मत बहन, रो मत, रो मत। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। रो मत, रो मत। अगले दिन वीरू अपना कुछ सामान लेकर राज्य की ओर रवाना हो गया। वीरू जंगल के रास्ते से होता हुआ सुंदर नगर राज्य पहुंचकर वो इधर उधर काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ देर बाद वीरू की नजर एक बूढ़े लोहार पर पड़ी। वीरू उस बूढ़े लोहार के पास गया और उसे अपनी सारी मजबूरी बताने लगा। मुझे एक काम दे दीजिए। नमस्ते, काम चाहिए था मुझे। मैं बहुत अच्छा लोहार हूँ, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। काम करवा के देख लीजिए। ठीक है, तुम्हारी मजबूरी पर तरस खाकर मैं तुम्हें काम देता हूँ, लेकिन तुम्हें रहने का इंतजाम स्वयं करना होगा। उसके लिए मुझसे मत कहना। हाँ 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 हाँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं रात का ठिकाना कहीं भी ढूंढ लूंगा। हाँ हाँ, तो फिर ठीक है, आज से ही काम पर लग जाओ। चलो। वीरू उसी दिन से बूढ़े लोहार के पास काम पर लग गया। वो दिन रात मेहनत से काम करने लगा और समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ समय बाद अचानक राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। कुछ दिनों बाद बूढ़ा लोहार वीरू के पास आया और उसे कुछ धन देते हुए उससे बोला, जाओ, तुम अपने गांव लौट जाओ, जाओ। ये सुनकर वीरू चौंक गया। क्या 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 मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं भाई, कोई गलती नहीं हुई। मैंने तुम्हारे जैसा मेहनती इंसान अपने जीवन में नहीं देखा। अरे बेटा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, इसीलिए तुम्हें खबर ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। बेटा, कुछ दिनों से राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया है। अब तुम तो धन बचाने के लिए एक वक्त का खाना खाते हो, इसीलिए तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस समय पूरा राज्य अनाज की कमी से जूझ रहा है। राज्य के गोदाम में अनाज के भंडार अचानक से कम हो गए और ऊपर से वर्षा भी नहीं हो रही है। पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है बेटा। ये सुनकर वीरू चौंक गया और गहरी सोच में डूब गया। सूखा पूरे राज्य में है तो तुम्हारा गांव भी तो बचा नहीं होगा वैसे।
हाँ, सही कह रहे हो काका। मुझे अब अपनी बहन की चिंता हो रही है। वो बेचारी क्या कर रही होगी, कैसे। वीरू उसी समय अपने गांव वापस लौट आया। घर पहुंचकर वीरू ने देखा कि राधा उदास बैठी हुई थी। अपने भाई को देखकर राधा रोने लगी। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। गांव में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, जानता हूँ राधा, जानता हूँ, इसीलिए तो मैं आ गया। भैया, गांव के अधिकतर तालाब और कुएं सूख गए हैं और जिन कुओं और तालाब में पानी है वो जमींदार के अधीन है। वो बहुत महंगी कीमत वसूल रहा है, तब कहीं जाकर लोगों को पीने के लिए पानी दे रहा है। घर पर भी अनाज खत्म होने की कगार पर है। ये सुनकर वीरू चौंक गया। चिंता मत कर राधा, मेरे पास इतना धन है कि मैं अनाज खरीद कर ला सकूं। तू चिंता मत कर, है ना, चिंता मत कर। भैया, गांव में कहीं भी अनाज नहीं मिल रहा। बड़ी ही विचित्र बात है। जब मैं राज्य में था तब वो बूढ़ा लोहार भी यही कह रहा था कि अचानक से अनाज की कमी पड़ गई है। अब क्या होगा? तू चिंता मत कर। मैं जंगल में जाकर फल तोड़कर लेकर आऊंगा और वहीं से पानी भी लेकर आऊंगा। मैं जमींदार के यहाँ पानी लेने नहीं जाऊंगा। तू चिंता मत कर, मैं आता हूँ। इतना कहकर वीरू एक मटका उठाकर जंगल की ओर चल दिया। वो घने जंगल में चलने लगा। कुछ देर बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। हाँ, यही वो तालाब है जहाँ कोई नहीं आता और इस तालाब में हमेशा पानी रहता है। चल, पानी भर लिया जाए। वीरू ने उस मटके को पानी से भर लिया और फिर किसी फलदार वृक्ष की तलाश करने लगा। तभी वीरू के कानों में एक कराहने की आवाज पड़ी। उसने आवाज की दिशा में देखा तो एक मैना पक्षी झाड़ियों में पड़ी कराह रही थी। अरे बाप रे बाप, ये तो मैना पक्षी है। ओहो, ऐसा लग रहा है जैसे ये भूख और प्यास की वजह से गिर पड़ी हो। वीरू मैना पक्षी के पास गया। ओहो, चिंता मत करो मैना पक्षी, अगर तू प्यासी है तो मैं तुझे पानी पिलाऊंगा ना। हाँ, मैं पानी पिलाता हूँ। तभी मैना पक्षी मनुष्य की आवाज में वीरू से बोली, यहाँ से बहुत सारे मनुष्य गुजरे लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तुम पहले मनुष्य हो जिसने न केवल मुझे देखा बल्कि मेरी तकलीफ को समझा। ये सुनकर वीरू डर गया। हैं? हे भगवान, एक मैना पक्षी मनुष्य की आवाज में बात कर रही है, ये कैसे? डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी तकदीर बदल सकती हूँ। क्या बात कर रही हो? तो तुम वास्तव में मेरी तकदीर बदल सकती हो? हाँ, मेरी मदद करो, मैं भूखी हूँ और प्यासी भी। वीरू ने मैना पक्षी को पानी पिलाया। मैना पक्षी खुश हो गई। आओ मेरे साथ, मैं एक फलदार वृक्ष को जानती हूँ जिसके फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैना पक्षी एक वृक्ष के पास जाकर रुक गई। इस वृक्ष के फल बड़े ही अच्छे होते हैं। ये सूखे में भी उगते हैं और काफी स्वादिष्ट भी होते हैं। वीरू ने बहुत सारे फल तोड़े और मैना पक्षी तथा पानी लेकर अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर वीरू ने सारी घटना अपनी बहन राधा को बताई। ये सुनकर राधा चौंक गई। भैया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैना पक्षी मनुष्य की आवाज में बात कर सकती है। सच कह रहा हूँ राधा, जब मैंने इसे मनुष्य की आवाज में बोलते हुए सुना, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। वीरू सही कह रहा है। मैना पक्षी के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर राधा बुरी तरह चौंक गई। अरे वाह, तुम तो वास्तव में मनुष्य की आवाज में बात कर रही हो। अच्छा ये बताओ, मेरे भैया की तकदीर कैसे बदल सकती हो? तुम मुझे सच्चे मनुष्य लगे। कल तुम मेरे साथ जंगल में चलना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अगले दिन मैना पक्षी वीरू को जंगल की ओर ले गई। कुछ देर बाद मैना पक्षी एक कुएं के पास जाकर रुक गई। कुएं के अंदर झांको। वीरू कुएं के अंदर झांकने लगा।
उसे अंदर एक धातु पड़ी हुई दिखाई दी जो सुनहरी रंग की किरणों से चमक रही थी। हैं? ये तो कोई धातु है। इसे उठाओ। वीरू ने देखा कि कुएं के नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। वो सीढ़ियों के रास्ते से होता हुआ कुएं के नीचे चला गया और धातु को उठाकर ऊपर ले आया। ये किस तरह की धातु है? ये एक जादुई धातु है। तुम एक कुशल लोहार हो। तुम इससे एक तलवार बनाओ और फिर इसका चमत्कार देखो। वीरू गहरी सोच में डूब गया। चलो ठीक है, ठीक है। वीरू मैना पक्षी को लेकर अपने घर वापस आ गया। अगले दिन वीरू अपनी टूटी फूटी दुकान पर गया और उस धातु से तलवार बनाने लगा। मैना पक्षी भी उसकी दुकान पर आकर बैठ गई। कुछ देर बाद जमींदार वहां से गुजरा। उसने वीरू को देखा और उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे वीरू, तू अबे तू इस सूखे में तलवार बना रहा है? भला कौन खरीदेगा आज के समय में तलवार? अरे लोग मुंह मांगी कीमत पर अनाज खरीद रहे हैं, वो भी अपने गहने वहने बेचकर, और तू तलवार बना रहा है। लगता है तेरी बुद्धि बिल्कुल ही खराब हो गई है। जमींदार की नजर उस धातु पर पड़ी तो वो चौंक गया। और ये किस तरह की धातु है? ये लोहे जैसी तो नहीं लगती। अरे लोहे जैसी लगे न लगे, अपने काम से काम रखो ना जमींदार। मेरे काम में फालतू में दखल मत दो। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये जानने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जाओ अपने काम से काम रखो। अरे बेटा, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। अगर जल्दी में नहीं होता तो तुझे अच्छे से बताता कि मेरा काम क्या है और मुझे किससे मतलब है। नहीं तो बात करता है, बदतमीज कहीगा। ससुरा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। वीरू ने सारी रात मेहनत करके उस धातु की एक सुंदर तलवार बना दी। तलवार को देखकर मैना पक्षी प्रसन्न हो गई। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही सुंदर तलवार बनाई है। तलवार तो मैंने बना ली, लेकिन इस तलवार का जादुई उपयोग क्या है? चलो कल दोपहर में मैं तुम्हें बताऊंगी, तब तुम इसका चमत्कार देखना। वीरू मुस्कुराते हुए तलवार उठाकर मैना पक्षी के साथ अपने घर चला गया। अगले दिन मैना पक्षी वीरू से उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगी। वीरू मैना पक्षी के साथ बाहर निकल गया। मैना पक्षी उसे एक सूखे खेत में लेकर गई, जहाँ मुखिया अपना सिर पकड़े अपनी सूखी जमीन को देख रहा था। मुखिया ने वीरू को देखा और चौंक गया। अरे वीरू, तू यहाँ क्या करने आया है? वीरू कुछ नहीं बोला। मैना पक्षी वीरू के कंधे पर बैठ गई। इस तलवार को जमीन में गाड़ दो। जैसे ही वीरू ने तलवार को जमीन में गाड़ा, अगले ही पल आकाश में काले बादल घिर आए और देखते ही देखते वर्षा होने लगी। अरे वीरू, ये कौन सी चमत्कारी तलवार ले आया तू? जैसे ही तूने इसे धरती में गाड़ा, वर्षा होने लगी और हमारे गांव का सूखा खत्म हो गया। हाँ, फिर से तालाब और कुएं भर जाएंगे और फिर से ये धरती अनाज उगाएगी। शाबाश शाबाश। और ये सब कुछ इस मैना पक्षी की वजह से हुआ है मुखिया जी। ये साधारण मैना पक्षी नहीं है, बल्कि एक जादुई मैना पक्षी है। ये मनुष्य की तरह बोलती है। वीरू सही कह रहा है। कुछ ही देर में गांव में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई कि वीरू के पास एक जादुई तलवार है और एक बोलने वाली मैना पक्षी है। जब ये सूचना जमींदार तक पहुंची तो वो गहरी सोच में डूब गया। अच्छा, अब समझ में आया कि वीरू जिस धातु से तलवार बना रहा था वो कोई जादुई धातु होगी, तभी उसने मुझसे इतने बुरे अंदाज में बात की। ससुरा नौकर मालिक से ऐसे बात करे मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। मुझे किसी भी तरह से उस तलवार का रहस्य पता करना ही होगा, नहीं तो मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। कुछ ही दिनों में शंकरपुर गांव का सूखा दूर हो गया। वीरू अपने घर पर बैठा हुआ था।
कि तभी मुखिया वहां आ गया। वीरू, वर्षा हमारे गांव में हुई है। जब पड़ोस के गांव को पता चला तो उसका मुखिया भी मेरे पास आया। मैंने तुम्हारे बारे में बताया है। जिस तरह से तुमने इस गांव की सहायता की है, उसी तरह से क्या तुम दूसरे गांव की सहायता कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी, मैं जरूर करूँगा, बिल्कुल। मैना पक्षी भी वीरू की ओर देखकर बोली, तुम वाकई एक सच्चे मनुष्य हो। वीरू मैना पक्षी को लेकर दूसरे गांव चला गया। वहां की धरती पर जैसे ही उसने अपनी जादुई तलवार गाड़ी, मूसलाधार वर्षा होने लगी और गांव में खुशी का माहौल बन गया। उस दिन के बाद वीरू बिना किसी लालच के, बिना किसी से धन लिए हर उस सूखे गांव में जाता और तलवार को धरती में गाड़ता, जिससे वहां सूखा दूर हो जाता और वर्षा होने लगती। कुछ ही दिनों में वीरू का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा। कुछ दिनों बाद जमींदार वीरू के पास आया। वीरू, अरे बेटा वीरू, तुम्हारे पास जादुई तलवार है। तुम तो उससे बहुत सारा धन कमा सकते हो, क्यों बेटा? ओ जमींदार, मेरे मन में ना लालच जगाने की कोशिश मत करो। तुम उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। धन कमा लो, धन के लालची कहीं के। बड़े आए, जाओ यहाँ से, निकलो। ये सुनकर जमींदार गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। तभी मैना पक्षी उड़ती हुई वहां आई। मुझे जमींदार पर नजर रखनी होगी, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। जमींदार अपनी हवेली में पहुंचा। कुछ देर बाद एक घोड़ा उसके द्वार पर आकर रुका। उस घोड़े पर सुंदर नगर राज्य का राजकुमार अर्जुन सवार था। जमींदार, आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? मेरे सुनने में आया है कि तुम्हारे गांव में एक लोहार है जिसके पास एक जादुई तलवार है, और वो जादुई तलवार जिस किसी भी सूखाग्रस्त इलाके की बंजर जमीन पर गाड़ देता है, वहां वर्षा होने लगती है। क्यों, सही बात है ये? बिल्कुल सही बात है मेरे मित्र, बिल्कुल सही बात है। दरअसल सुंदर नगर राज्य का राजकुमार अर्जुन और जमींदार आपस में गहरे मित्र थे। तो फिर हम अपने मकसद में कामयाब कैसे हो पाएंगे? किसी भी कीमत पर उस लोहार से तलवार छीननी होगी। वही तो, और ये काम तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम एक राजकुमार हो। अगर मैं उससे तलवार छीनने की कोशिश करूंगा तो सारा गांव मेरे खिलाफ हो जाएगा, और मैं उसका मुकाबला तो फिलहाल नहीं कर सकता ना। कोई बात नहीं, मैं तो कर सकता हूं। मैं उससे तलवार छीन कर अभी आता हूं। मैना पक्षी उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। मैना पक्षी तुरंत उड़ती हुई वीरू के पास पहुंची। हमें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारी जान खतरे में है। राजकुमार अर्जुन बहुत ही खतरनाक राजकुमार है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मैना पक्षी गहरी सोच में डूब गई। देखो, राजकुमार अर्जुन एक अच्छा मनुष्य नहीं है, परंतु उसका पिता राजा विक्रम एक अच्छा राजा है। सुंदर नगर राज्य भी सूखे से जूझ रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें राजमहल में जाकर राजा विक्रम की मदद करनी चाहिए। राजा विक्रम तुमसे खुश हो गए तो फिर राजकुमार अर्जुन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और ना ही जमींदार। मैना पक्षी, वीरू और राधा उसी समय सुंदर नगर राज्य की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वो तीनों राज दरबार में खड़े थे। महाराज, सुंदर नगर राज्य सूखे से जूझ रहा है और मैं इस सूखे को दूर कर सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? अरे बड़े बड़े साधु भी हवन और यज्ञ करके वर्षा करा नहीं पाए, तुम कैसे कर पाओगे? महाराज, मेरे पास एक जादुई तलवार है, मैं जादुई तलवार से वर्षा करा सकता हूँ। ओह, क्या बात है! अगर ऐसी बात है तो चलो फिर, जरा नमूना दिखाओ, वर्षा कराओ। ठीक है, आप मुझे अपने राज्य की सबसे सूखी बंजर जमीन पर ले चलिए, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, चलिए। कुछ देर बाद राजा विक्रम वीरू को महल की दाईं दिशा में स्थित बंजर भूमि पर ले गया। वहाँ राधा, मैना पक्षी
और कुछ सैनिक भी मौजूद थे। वीरू ने अपनी तलवार उस बंजर भूमि में गाड़ दी, मगर कोई वर्षा नहीं हुई। हैं? ये कैसे हो सकता है? अब ये राजा विक्रम क्रोधित हो गया। ओ मूर्ख कहीं के धोखेबाज, तुम हमें मूर्ख बना रहे हो, बेवकूफ समझते हो हमें। अगले ही पल जमीन हिलने लगी। ये देखकर राजा विक्रम डर गया। अरे पीछे हटो, पीछे हटो। अब जैसे ही सभी पीछे हटे, जमीन धंस गई और अगले ही पल राजा विक्रम, वीरू, राधा और सैनिक नीचे गिर गए। वो नीचे एक बड़े तहखाने में गिरे, जहाँ बहुत सारा अनाज भरा हुआ था। ये देखकर एक सैनिक चौंक गया। महाराज, ये तो हमारे राज्य का वही अनाज है जो अचानक से राज्य के गोदामों से गायब हो गया था। देखिए तो। तभी जादुई तलवार के अंदर से आवाज आई। यही सत्य है, ये काम किसी और ने नहीं बल्कि महाराज के पुत्र राजकुमार अर्जुन ने किया है, जो शुरू से ही अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था ताकि वो जल्द से जल्द सिंहासन हथिया सके। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गया। अगले ही पल मैना पक्षी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। तुम तो हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा हो, जो अचानक से लापता हो गई थी। राजकुमारी चंद्रलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। ओ, तो आप इस राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा हैं, जो अब तक मैना पक्षी के रूप में थी। मैं सारी सच्चाई बताती हूँ पिताजी। दरअसल मुझे भैया पर काफी समय पहले शक हो गया था। एक दिन मैंने देखा था कि भैया किसी से छुप छुप कर मिलने जाते हैं। एक दिन मैंने भैया का पीछा किया, लेकिन पीछा करते हुए मैं जंगल में भटक गई। मुझे प्यास लगने लगी। मुझे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में एक धातु दिखाई दी। जैसे ही मैंने उस धातु को स्पर्श किया, मुझे उस कुएं की रक्षक की आवाज सुनाई दी। मेरे मन में उस समय लालच था। उसने मुझे श्रापित करके गायब कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक मैना पक्षी के रूप में पाया। मैं रोने लगी। तब वही कुएं की रक्षक प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा कि रो मत, तेरा श्राप एक ही शर्त पर दूर हो सकता है। जिस धातु को स्पर्श करके तू श्रापित हुई है, उसी धातु को तुझे किसी अच्छे मनुष्य को देना होगा। फिर उसी कुएं की रक्षक ने मुझे उस धातु के जादुई चमत्कार के बारे में बताया। फिर मुझे वीरू मिला और मैंने वीरू को उस धातु से तलवार बनाने को कहा। फिर वीरू के गांव में जाकर मैंने सारी सच्चाई जान ली। भैया छुप छुप कर किसी और से नहीं बल्कि जमींदार से मिलने जाते थे। शंकरपुर गांव का जमींदार और भैया एक दूसरे के मित्र हैं और मिले हुए हैं। अनाज को छुपाने में जमींदार ही भैया की मदद कर रहा था, ताकि प्रजा में हाहाकार मच जाए और सब आपके खिलाफ हो जाएं। कुछ देर बाद सभी सैनिकों के साथ तहखाने से बाहर आ गए। अगले ही पल आकाश में काले बादल छा गए और वर्षा होने लगी। राजा विक्रम, वीरू, राधा और राजकुमारी चंद्रलेखा को महल लेकर आ गया। जाओ, जाकर राजकुमार अर्जुन और जमींदार को पकड़कर लेकर आओ। जाओ। कुछ ही देर में सैनिक राजकुमार अर्जुन और जमींदार को पकड़कर वहां ले आए। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पिताजी, ये क्या है? आपने अपने ही पुत्र को बंदी बनवा लिया। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? अपनी बहन से पूछो, चंद्रलेखा सब कुछ बता देगी तुम्हें। सारी सच्चाई सुनकर राजकुमार अर्जुन की नजरें नीचे झुक गईं। जमींदार डर गया। अरे मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैंने जो कुछ भी किया राजकुमार अर्जुन के कहने पर किया है, अपने मन से कुछ नहीं किया मैंने। माफ कर दीजिए। चाहे पुत्र हो या कोई और हो या कोई भी प्रजा हो, जो भी राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसे सजा तो मिलेगी।
इसीलिए मैं तुम दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूँ। राजा विक्रम आगे बोले। ले जाओ, और हाँ, हम अपनी पुत्री का विवाह यानी चंद्रलेखा का विवाह वीरू लोहार से करेंगे और उसे ही इस राज्य का राजा बनाएंगे, क्योंकि वही सच्चा राजा होगा। इसके अंदर सच्चाई और अच्छाई दोनों हैं। कुछ ही देर में सैनिक उन दोनों को कारागार में डालकर ले गए। वीरू और राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और एक गरीब लोहार अपनी सच्चाई, परिश्रम और जादुई तलवार की शक्ति से इस राज्य का राजा बन गया। उसने अपनी बहन राधा का विवाह भी एक अच्छे घर में धूमधाम से कर दिया और पूरे राज्य में सुख समृद्धि फैल गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।